अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर आमिर वज़ीर। आज हमारा जो है पहला चैप्टर है फोर्स एंड मोशन का। फोर्स एंड मोशन में आप स्टडी करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किस तरह मोशन करता है, उसमें कितना एक्सेलरेशन है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपने चैप्टर की इंट्रोडक्शन की तरफ, वो है मैकेनिक्स। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मैकेनिक्स में कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आप ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हो। फिर मैकेनिक्स को जो ना आगे डिवाइड किया जाता है दो ब्रांचेस में। एक है हमारे पास काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? इसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उसका हम वजह के बारे में स्टडी नहीं करते कि ये मोशन मतलब क्यों हो रहा है। जैसे कि हम कहते हैं एक बॉडी में 4 मीटर, एक बॉडी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। क्यों जा रही है, ये क्यों का हमने कुछ नहीं करना, यानी कि फोर्स के बारे में हम स्टडी नहीं करते यहाँ पे। दूसरा हमारे पास डायनामिक्स है, जिसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी बॉडी में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मौजूद है तो ये आई कहां से है। यानी न्यूटन सेकंड लॉ आप लोग पढ़ चुके हो कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। लेकिन यहां पे आप देखें, आपने फोर्स की बात की है कि फोर्स लगाए तभी तो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, और ये चीजें हम डिस्कस करेंगे डायनामिक्स में। अब इन दोनों को मिला के मैंने आपको पहले बता दिया कि मैकेनिक्स किसकी स्टडी है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी है। इसके बाद हमारे पास आता है कि कायनात में आपके पास दो किस्म के स्टेट पॉसिबल है। या तो कोई ऑब्जेक्ट आपको स्टेट ऑफ रेस्ट में नजर आएगा, और या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपको स्टेट ऑफ मोशन में नजर आएगा। तो व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन? स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो हम बात करते हैं कि अगर कोई जिस्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, अगर कोई जिस्म टाइम के लिहाज से और ऑब्जर्वर के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। और दूसरी जानब अगर आप मोशन की बात करते हो, तो अगर कोई बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के लिहाज से, या हम कहते हैं ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो वो बॉडी हम कहलाएंगे कि ये क्या है, मोशन में है। फिर रेस्ट के तो आपके साथ कोई किस्म है नहीं। आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। तो आपके पास 3 तरह के टाइप्स ऑफ मोशन है। एक आपके साथ है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेटरी मोशन, एंड तीसरे नंबर पे आता है आपके साथ ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो फिर आगे 3 हिस्सों में डिवाइड होता है: रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, आप एमडीकेट के स्टूडेंट है, तो आप लोगों को आनी चाहिए कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। किसी स्ट्रेट लाइन में अगर आप मोशन करते हो तो हम उससे कहते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन है। लेकिन अगर कोई बॉडी कर्व शेप में, कर्व पाथ में मोशन करती है, हम कहते हैं ये कर्वीलिनियर मोशन है। अगर कोई बॉडी जो है वो रैंडम यानी कि इर्रेगुलर पाथ में मोशन करता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है आपके साथ, ये रैंडम मोशन है। आगे आपके पास है दूसरे नंबर पे रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन जो आपने पंखा देखा हुआ है, पंखा क्या है, वो आपके साथ रोटेशन करता है। और वो डिफिनीशन आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी खास पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करता है, मोशन करता है, तो हम उससे क्या कहते हैं कि ये रोटेटरी मोशन कर रहा है। आगे मैं आपको समझाने वाला हूं कि रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में फर्क क्या है। तीसरे नंबर पे आपके पास आते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये भी आप कह सकते हो कि अगर कोई जिस्म किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे मोशन करता है, तो हम कहते हैं ये क्या है, ये आपके साथ ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में फर्क क्या है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी जो है उसमें कोई फर्क नहीं करते। यहां पे आपको मैं एक फर्क बताने वाला हूं, और वो ये है, अगर आप ऑसिलेटरी मोशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे, ये बात ध्यान में याद रखें, अगर आप ऑसिलेटरी मोशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे तो ये वाइब्रेटरी मोशन बन जाता है। जैसे कि मैं मार्कर को हिला रहा हूं
तो ये आपके साथ क्या है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन अगर आप तेज से घुमाते हो, फ्रीक्वेंसी तेज कर देते हो, तब आप कहते हैं कि सर ये क्या है, वाइब्रेशन है। तो ऑसिलेटर और वाइब्रेशन में सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी का ही फर्क होता है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में तो मोशन करता है, लेकिन जिस एक्सिस के अराउंड वो मोशन करता है, वो एक्सिस बॉडी जो मोशन कर रही है उसके बाहर रहता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, न्यूक्लियस के अराउंड मोशन कर रहा है, और वो जो मोशन है वो आपके साथ क्या है, वो सर्कुलर मोशन है। क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो यहां पे पड़ी हुई है और ये आपका इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द मोशन कर रहा है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का ये जो मोशन है इसको आपने नाम दिया हुआ है केमिस्ट्री में ऑर्बिटल मोशन। जो इसका ऑर्बिटल मोशन है ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का क्या है, सर्कुलर मोशन कहलाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है और न्यूक्लियस इसके लिए क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये एक्सिस इस इलेक्ट्रॉन के बाहर लाई कर रहा है, तो हम कहते हैं ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। दूसरा हमारे पास रोटेशनल मोशन है, जिसमें बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में तो मोशन करती है, लेकिन जिस एक्सिस के इर्द गिर्द वो मोशन करती है वो उस बॉडी के अंदर ही लाई करती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोशन है, यानी ये अपने इर्द गिर्द भी मोशन करता रहता है। ये जो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे हम क्या कहते हैं कि ये रोटेशनल मोशन है। अब ये तो आपके पास हो गई किसमें, टाइप्स ऑफ मोशन होगी आपके साथ। कुछ और टाइप्स ऑफ मोशन भी है जिसमें आप कहते हैं जैसे 1 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, या फिर 3 डायमेंशनल मोशन है। उसकी तरफ हम नहीं जाते, वो आगे अगले चैप्टर में आप जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन की हम बात करेंगे आगे। अब आते हैं एक और टर्म की तरफ कि रेस्ट और मोशन जो स्टेट है ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि रेस्ट और मोशन के जो स्टेट है ये एब्सोल्यूट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो बिल्कुल ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, या ये हर ऑब्जर्वर के लिए आपसे ही रेस्ट में रहेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी मोशन में है। यानी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे लिहाज से रेस्ट में है, वो आपके लिहाज से क्या होगा, मोशन में हो सकता है। या कोई बॉडी मेरे लिहाज से मोशन में है तो हो सकता है वो बॉडी आपके लिहाज से क्या हो, रेस्ट में हो। इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। अगर 3 बंदे हैं, ए, बी और सी, एक बस में सवार है। सी जो है वो रोड साइड पे खड़ी हुई है और ए और बी जो है वो अंदर बैठे हुए। ये ट्रेन मोशन कर रहा है, ये इस जानिब जा रहा है। ए के लिहाज से बी जो है वो रेस्ट में है, लेकिन सी को ये क्या नजर आता है, मोशन में नजर आता है। इसी तरह बी के लिहाज से ए जो है वो रेस्ट में है, लेकिन सी को ए जो है वो क्या करता है, उसको मोशन में नजर आ रहा है। तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करेगा कि कौन सी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, कौन सी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आपके साथ एक ऐसे सिस्टम होता है जिसके लिहाज से हम किसी इवेंट की बात करते हैं। किसी भी मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है या कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो करेगा, डिसाइड करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी चीज हो सकता है। जैसे इन 2 बंदों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये बस है, ठीक है। इसी तरह फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कोई भी चीज ले सकते हो। मेरे लिहाज से ये कमरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके बाद जो है, जो मेन टर्मिनोलॉजी है वो उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले उसमें आते हैं पोजीशन, कि पोजीशन क्या है। तो देखिए, जब भी आप कहते हो ना, किसी बंदे को अपने दोस्त को कॉल करते हो कि भाई अपनी पोजीशन दे दो, मतलब आप कहां पे खड़े हो, अभी कहां पे हो। तो पोजीशन जो है, सबसे डिफिनीशन क्या है, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अगर आप किसी खास पॉइंट के लिहाज से किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की, किसी भी पॉइंट की लोकेशन मालूम करते हो, जगह मालूम करते हो,
तो उससे हम क्या कहते हैं कि उस बॉडी की या उस पॉइंट की क्या है, पोजीशन कहलाती है। अब बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आने वाला है आपको या आगे, कि हम पोजीशन को डिनोट करने के लिए पोजीशन वेक्टर क्यों यूज करते हैं। ये जो है ना आपको पता नहीं होगा, असल में अगर आप पोजीशन की बात करते हो तो आपको डायरेक्शन देना पड़ता है। आपको डायरेक्शन देना पड़ता है कि भाई ये पॉइंट जो है इस जानिब लोकेट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है या फिर ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आपको जो है ना डायरेक्शन देना होता है। इस वजह से हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पे बनाया हुआ है मैंने कि आपके साथ ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहां पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, उसका ये पॉइंट जो है एक कोऑर्डिनेट एक्स है और एक कोऑर्डिनेट जो है वो वाई एक्सिस है। तो इसको डिनोट करने के लिए आप लिख सकते हैं कि मेरे साथ पोजीशन वेक्टर क्या है, ये वाला है। अगर 3 डायमेंशन में हो तो फिर आपके साथ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। एक और हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पोजीशन समझाना चाहता हूं। यहां पे मैं एक सिस्टम बना चुका हूं, 3 डायमेंशनल सिस्टम, जिसमें आपके साथ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लाई कर रहा है। यहां पे कोई पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ अगर आप यहां पे देखें, ये बंदा खड़ा हुआ यहां ए के लिहाज से ये है 5 सेंटीमीटर पे, बी के लिहाज से ये पॉइंट है 3 सेंटीमीटर, और सी के लिहाज से ये पॉइंट जो है पॉइंट ओ खड़ा हुआ है, ये पॉइंट ओ का फासला है 2 सेंटीमीटर। तब ये तो हम नहीं कह सकते ना कि तीनों गलत है। तीनों गलत नहीं है, वो अपने अपने लिहाज से बात कर रहे हैं। वो बंदा वहां पे खड़ा हुआ है, वो ये नजारा कर रहा है, ये यहां से ये वाला नजारा कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट अगर आप देखना चाहते हो तो आपने जो है ना वो पोजीशन मालूम करनी होती है किसी और खास पॉइंट के लिहाज से। ये नहीं हो सकता कि इसके लिहाज से आपने 2 सेंटीमीटर किया तो ए वाला को जो है ना वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने अपने उसका वो किया है। ए आपका अपना रेफरेंस पॉइंट है, सी आपका अपना रेफरेंस पॉइंट है और बी आपका अपना रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कुछ और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना लेक्चर खत्म करते हैं। अच्छा, तो हमारा अगला टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ कवर बाय अ बॉडी। अगर कोई बॉडी जो है 2 पॉइंट के दरमियान मोशन करता है तो आपने देखना है कि उसने टोटल लेंथ कितना कवर किया है। जरा इस बात को गौर करें, मैंने बात की एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी कि अगर आपके साथ ये एक पॉइंट है पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट यहां पे है पॉइंट बी, और कोई बंदा जो है यहां से चला गया यहां तक और वापस यहां तक आ गया, तो आपने ये सारा जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये सारा इसका डिस्टेंस होगा। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एस से भी डिनोट कर सकते हो, डी से, एक्स और या एल, इन सब से आप इसको डिनोट कर सकते हो। ये आपको पता है क्योंकि लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो डिस्टेंस की भी यूनिट क्या है आपके साथ, मीटर है। दूसरा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर मैं किसी को कह दूं कि भाई 5 मीटर फासला कवर करो, तो ये उसकी मर्जी है कि वो जहां भी जाता है, जिस डायरेक्शन में भी आता है, मुझे 5 मीटर का फासला कवर करके दे दे, चाहे वो इस जाने जा रहा है या इस तरफ जाना चाहता है। मेरा गरज किससे है कि 5 मीटर का फासला कवर हो, कौन से डायरेक्शन में है ये मैंने नहीं देखना। तो डिस्टेंस जो है ये आपके साथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद डिस्टेंस जो है वो 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। डिस्टेंस जो है 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसका लेंथ होता है, और याद रखें लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, डिस्टेंस जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है। मतलब आप कह सकते हो एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, कर्व्ड पाथ में भी हो सकता है, या इरेगुलर शेप में भी हो सकता है। डायमेंशन इसको कभी कभार जो है ना ऐसे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये भी डायमेंशन से है और आप सिंपली एल भी लिख सकते हो, या ये वाले देखो m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0। कोई किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो हम कहते हैं वो 1 के बराबर होते हैं।
ये अगर 1 के बराबर हो जाए, ये भी 1 के बराबर आ जाए, तो तब भी आपके पास L ही रहता है। उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में दो डिफिनीशन मैंने लिखे हुए हैं। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, यानी डिस्प्लेसमेंट भी आपके साथ क्या है, डिस्टेंस ही है, लेकिन शर्त उसमें क्या है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, कम से कम जो मुमकिन फासला है किसी भी दो पॉइंट के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या द स्ट्रेट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो सीधा रास्ता होता है, क्या होता है, जो सीधा रास्ता होता है उससे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया हुआ है कि ए से बी की तरफ तीन रास्ते जा रहे हैं। एक ये वाला रास्ता है ए, दूसरा आपके साथ क्या है, पाथ नंबर बी, तीसरा आपके साथ है पाथ सी। तो अब आप बताएं कि कुछ में से कौन सा जो है वो डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। तो लोग जो है, बच्चे जो है वो इसको इग्नोर करते हैं। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे आपके साथ जो कम से कम फासला है वो पाथ नंबर सी है, लेकिन याद रखिए ये आपके साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है कि वो क्या हो, स्ट्रेट पाथ हो, और इनमें से कोई भी स्ट्रेट पाथ आपको नजर नहीं आ रही है। और मैंने यहां पे लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर यहां तक तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ये वाला है कम से कम। और याद रखे किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट फासला होता है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ ही होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब इसको आप डिनोट करते हैं एक्स वेक्टर, डी वेक्टर, एस वेक्टर, क्योंकि ये आपके साथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और इसकी यूनिट क्या है, ये भी एक लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपके साथ जीरो भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट आपके साथ जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। किस तरह, देखें, अपने डिफिनीशन को इस्तेमाल करें। अगर यहां से कोई बॉडी जा रही है और वापस इस पॉइंट पे आ गई, पॉइंट ए से गई थी और पॉइंट ए पे वापस आ गई, तो इस पॉइंट और यहां पे जो दूसरा पॉइंट आप बना रहे हो, बी पॉइंट, वो बिल्कुल एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान तो क्या है, कोई भी फासला नहीं है, तो आप कह सकते हो कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपके साथ क्या होगी, जीरो होगी। नेगेटिव कैसे हो सकता है, अगर आप कोई वेक्टर ड्रा कर लेते हो कि ये मेरे साथ एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दूसरा वेक्टर आप इसके साथ बाय हेड एंड टेल रूल ऐड करें, तो आपके साथ दूसरा वेक्टर मैंने वेक्टर बी बना लिया जो आपके साथ है 2 सेंटीमीटर। अब आपके साथ रिजल्टेंट किस तरह बनता है, पहले वाले के टेल से लेकर आखिरी वाले के हेड तक आप वेक्टर बनाए, ये जो वेक्टर आपके साथ बन रहा है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये आपके साथ बराबर होगा 2 सेंटीमीटर। कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ये आपके साथ जवाब आ गया कि ये जो है पॉजिटिव हो सकता है। अब नेगेटिव के लिए देखें, नेगेटिव कैसे हो सकता है। ये मैंने ए वेक्टर बना लिया 2 सेंटीमीटर, और इसके साथ बाय हेड एंड टेल रूल मैं कोई दूसरा वेक्टर ऐड कर देता हूं, वेक्टर बी, जो कि आपके साथ है 8 सेंटीमीटर। अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा, रिजल्टेंट आपको पता है पहले वाले के टेल से आखिरी वाले के हेड तक, तो ये देखिए ये आपके साथ रिजल्टेंट बना, और ये आपके पास जवाब आता है 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये इस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके साथ आएगा -6 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो आपने कहना है कि ये क्या है, इसके डायरेक्शन है, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव में चला जाता है, इसका नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। अच्छा, अब इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो और वो क्लोज पाथ में हो, तो क्लोज पाथ में हमेशा याद रखे, क्लोज पाथ में आपके साथ डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो के बराबर होती है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अगर आपके साथ कोई सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड क्या कर रही है, अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा।
तो आपने कहना है कि क्या 0, क्योंकि वो भी एक क्लोज पाथ, एक सर्कुलर पाथ में है, और सर्कुलर पाथ क्या होता है, वो क्लोज पाथ होते हैं। याद रखे क्लोज पाथ कौन सा होता है, जिसका फाइनल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपस में मिलते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, क्लोज पाथ कहते हैं। क्लोज पाथ किसी भी शक्ल का हो सकता है। मैं यहां पे ड्रा कर लेता हूं, ये एक पाथ है, ए पॉइंट से शुरू किया था और वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। वो क्या है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और या जो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। कब बराबर हो सकता है और कब बड़ा होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर तब होगा अगर दोनों क्या हो गए, या डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट पाथ में हो। अगर स्ट्रेट पाथ में हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ के अलावा कोई पाथ हो तो याद रखिए डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेम बॉडी से। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके साथ कोई बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है अदर देन स्ट्रेट पाथ, तो वो हमेशा उसकी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। और यही से हम एक सवाल बना सकते हैं, अगर आपको दे दिया जाए कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो है वो किससे बराबर होती है, और आपको जवाब में दिया जाता है, मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जाते हैं, आपने लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब अगर इसको थोड़ा सा आप जो है ना ऊपर जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इसमें क्या करे, डिवाइड कर दे कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 के बराबर होगा अगर स्ट्रेट लाइन में है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में है तो उनकी रेशियो आपस में बराबर होगी, लेकिन अगर अदर देन स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो है वो 1 से हमेशा ग्रेटर होती है। यहां पे कुछ एमसीक्यूज मैंने बनाए हुए हैं, ये आपने हल करके देने हैं। मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये हल करके दूंगा, लेकिन आप लोग भी ट्राई कर ले। अगर आपके साथ कोई बॉडी है वो पॉइंट ए से जा रही है पॉइंट बी तक, और उसका जो सर्कुलर पाथ में ये मोशन कर रही है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, आपने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। दूसरा, अगर आपके साथ कोई बॉडी पॉइंट ए से जा रही है पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से जा रही है पॉइंट बी तक, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, तब आप इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दे दे। आप खुद ट्राई कर ले, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवा के दे दूंगा।